गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सीड। सीड ये एंजियोस्पर्म जिन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, उनका फाइनल प्रोडक्ट होता है। फाइनल प्रोडक्ट कौन से प्रोसेस का? डेट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल प्रोडक्शन, जैसे कि हमें पता है रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म में होती है तो उसका मेन मकसद ये होता है कि उस ऑर्गेनिज्म की, उस स्पीशीज की कंटिन्यूटी बना कर रखना। और अगर प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म में सीड बन रहा है तो वो बेसिकली क्यों बनता है? ताकि आगे जाके वो एक नया पौधा बना सके। सीड को फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कहा जाता है क्योंकि सीड जो है, जो बेसिक जो प्रोसेस है सेक्सुअल प्रोडक्शन के बाद फर्टिलाइजेशन जब होती है तो उसमें सीड जो है वो ओव्यूल का ही एक रिजल्ट है। मीन्स जब ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन होगी तो सीड की फॉर्मेशन होती है। सीड्स कहाँ बनते हैं? सीड हमेशा फ्रूट के अंदर बनते हैं। अगर हम एक टिपिकल सीड की बात करें तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स होंगे? उसमें होंगे सीड कोट, कॉटिलीडन्स और एक एम्ब्रोनल एक्सिस। कॉटिलीडन्स क्या होते हैं? कॉटिलीडन्स जो है ये एम्ब्रो के, इन्हें हम एम्ब्रो के लीव्स कह सकते हैं या फिर सीड लीव्स कह सकते हैं। ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो जनरली थिक होगी एंड स्वोलन होती है। स्वोलन और थिक होने का बेसिक रीज़न ये है कि ये कॉटिलीडन जो है वो सीड में फूड स्टोरेज का काम भी करते हैं, क्योंकि जब सीड ने आगे ग्रो अप करना है, जर्मिनेशन होनी है, तो उस टाइम पे सीड के अंदर जो भी कंटेंट होगा वही कंटेंट यूज़ होगा उसकी फर्दर जर्मिनेशन के लिए। जैसे कि लेग्यूम्स में देखा जाता है, जो लेगुमिनियस प्लांट होते हैं, जैसे कि सोयाबीन हो गया या पल्सेस जो होती हैं वो लेग्यूम्स में आ जाती हैं। मैच्योर सीड जो हैं इनकी फर्दर दो टाइप्स हो सकती हैं। ये नॉन एल्बुमिनियस हो सकते हैं जिन्हें हम एक्स एल्बुमिनियस कह सकते हैं। नॉन एल्बुमिनियस सीड्स वो सीड्स होंगे जिनमें आगे फर्दर कभी भी कोई रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं बनता। इन शॉर्ट जो एंडोस्पर्म है उन्हें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, वो पूरी की पूरी ही एम्ब्रियो डेवलपमेंट में कंज्यूम हो जाता है। तो ऐसे जो सीड होंगे उन्हें कहा जाएगा नॉन एल्बुमिनियस या फिर एक्स एल्बुमिनियस, जैसे कि पी में हो सकता है या ग्राउंडनट में हो सकता है। नेक्स्ट टाइप है डेट इज एल्बुमिनियस सीड। एल्बुमिनियस सीड वो होंगे जिनमें एंडोस्पर्म का जो हिस्सा है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में पूरी तरह कंज्यूम नहीं होता, लाइक जैसे वीट में, मेज में, बार्ले में या कैस्टर में। मेज जो है इसमें हम नोटिस कर सकते हैं कि जो एंडोस्पर्म है वो पूरी तरह से एम्ब्रियो डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। जो मक्की के दाने होती हैं उसमें हम नोटिस कर सकते हैं। जैसे पॉपकॉर्न में, आप पॉपकॉर्न तो चलो पूरी तरह से वो कम्प्लीटली कुक हो जाता है, बट जब हम छल्ली खाते हैं तो उसमें ये चीज़ देखने को मिल जाती है। जो दाने होते हैं उसके अंदर हमें एंडोस्पर्म दिख सकता है, ऑब्जर्व हम कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं जैसे कि ब्लैक पेपर के हो गए या बीट हो गया, इनमें जो न्यूसेलस है वो परसिस्टेंट ही रह जाता है, मीन्स कंप्लीटली यूज अप नहीं होता। ऐसी कंडीशन में हम ऐसे न्यूसेलस को पेरिस्पर्म भी कह सकते हैं, मीन्स जो आगे फर्दर डेवलपमेंट के टाइम में न्यूसेलस पूरी तरह से सीड में कंज्यूम नहीं हो पाता। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटेगुमेंट्स, किस तरह की स्ट्रक्चर्स है, सीड के ऊपर कौन कौन से पार्ट्स होंगे जो सीड को प्रोटेक्ट करते हैं। ओव्यूल के ऊपर जो इंटेगुमेंट्स होते हैं ये वो हिस्से हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे बाकी हिस्से के कंपैरेटिवली, और ये एक प्रोटेक्शन का काम करें, जिसे हम सीड कोट कह देते हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो यंग सीड को प्रोटेक्ट करेगा और उससे जर्मिनेशन के टाइम पे ये इंटेगुमेंट्स ओपन होंगे ताकि प्लीम्यूल रेडिकल आगे ग्रो अप होके रूट या शूट बनाए। माइक्रोपाइल जो हिस्सा है जो हमने ओव्यूल में भी स्टडी किया था, ये माइक्रोपाइल वो हिस्सा है जो एक स्मॉल पोर की फॉर्म में सीड कोट में हमें देखने को मिल जाता है, या हम कह सकते हैं एक स्मॉल तरह की ओपनिंग देखने में हमें मिल जाती। ये ओपनिंग जो है इसका एक फंक्शन होता है, ये क्या करेगी, ये फैसिलिटेट करती है, मीन्स एक तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी
ताकि ऑक्सीजन या वाटर जो है वो सीड के अंदर जा सके जर्मिनेशन के टाइम में। तो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं सीड के जितने भी स्ट्रक्चर, अगर हम इंटेगुमेंट की बात करें तो प्रोटेक्शन दे रहा है, माइक्रोपाइल क्या कर रहा है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ऑक्सीजन एंड वाटर को सीड के अंदर जाने के लिए ताकि सीड जर्मिनेट हो पाए। नेक्स्ट है जब सीड मैच्योर हो गया, सीड मेच्योरिटी के बाद एक चीज़ नोटिस करने वाली होती है कि उसके अंदर जो वाटर कंटेंट होता है यंग सीड के कंपैरेटिवली एक कम्प्लीटली मेच्योर सीड में वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है। अब ऐसे होने का क्या रीज़न है? इसका फ़ायदा ये होता है कि सीड जो है वो लॉन्ग टाइम तक ऐसच रह जाएंगे, क्योंकि अगर सीड में मॉइस्चर है तो अनफेवरेबल कंडीशन में चांसेस है कि वो ख़राब हो सकता है। तो ये एक नेचुरल तरीका है सीड को अपने आप को बचाने का। तो नॉर्मल अगर मैच्योर सीड में देखा जाए, जो एक ड्राई सीड है उसमें अराउंड 10 to 15% मॉइस्चर रह जाता है बाय मास। जनरल जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं ऐसे एम्ब्रोस में स्लो हो जाती है, और ये वो स्टेज होती है जिसमें एम्ब्रो जो है वो इनएक्टिव स्टेज में चल जाएगा, जिसे हम डॉर्मेंसी स्टेज कह देते हैं। ये स्टेज कहाँ देखने को मिल सकती है? जैसे जो हमने घर में सीड स्टोर किए होते हैं, जो दालें हैं, सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, अगर आप नोटिस करो तो वो ड्राई होते हैं। जब तक आप उन्हें वाटर में सोक नहीं करोगे वो जर्मिनेट नहीं करते। इट मीन्स दे आर इन देयर डोर्मेंसी पीरियड। इसका फ़ायदा ये है कि जब तक इन्हें फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा, अवेलेबल नहीं होगा, तब तक ये जर्मिनेट नहीं करेंगे। हर एक सीड का डोर्मेंसी पीरियड वेरी कर सकता है, और डोर्मेंसी पीरियड ब्रेक करने के लिए सीड को क्या चाहिए? एक एडिक्वेट मॉइस्चर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए एंड सूटेबल टेम्परेचर चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस मिल जाएंगी सीड को तो वो जर्मिनेट कर जाएंगे, चाहे आप आर्टिफिशियली प्रोवाइड करो या चाहे उन्हें बाय नेचर मिल जाए। नेक्स्ट आ गया, अब डोर्मेंसी हमने समझ लिया कि डोर्मेंसी क्या होती है। एक बार जब ओव्यूल एक मैच्योर सीड में कन्वर्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो साइड बाय साइड जो उसकी ओवरी है जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट था, वो ओवरी डेवलप हो जाती है एक फ्रूट में। फ्रूट क्या है? फ्रूट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो यंग सीड को प्रोटेक्ट करेगा जब तक वो कम्प्लीटली मैच्योर नहीं होते, और ये एक तरह की एजेंसी का काम करता है, फ्रूट को सीड को डिस्पर्स करने में भी हेल्प करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन जो ओव्यूल की होती है सीड में और ओवरी की होगी फ्रूट में, ये दोनों ही प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलते हैं। इनमें इट मीन्स ये साइड बाय साइड चलेंगे, बिकॉज सीड में जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उसके अंदर स्ट्रक्चर जो चेंजेस आ रहे हैं, उसमें इंटेगुमेंट्स बन रहा है, उसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल कंटेंट इकट्ठा हो रहा है, तो साइड बाय साइड ओवरी में भी ट्रांसफॉर्मेशन आती है ताकि वो उससे आगे फ्यूचर में प्रोटेक्ट करे। ओवरी की जो वॉल है, बाहर वाली जो लेयर होती है, ये वॉल को कहा जाता है पेरिकार्प। फ्रूट दो टाइप के हो सकते हैं, ये फ्लैशी हो सकते हैं लाइक गुआवा, ऑरेंज एंड मैंगो में। यहाँ पे फ्लैशी का मतलब है एक ऐसा फ्रूट जो जूसी हो, मीन्स उसमें कुछ लिक्विड कंटेंट निकले। और सेकेंड फ्रूट टाइप हो सकती है ड्राई, जैसे कि ग्राउंडनट हो गया, मस्टर्ड हो गया। जैसे आप जो मूंगफली खाते हैं तो वो ड्राई फ्रूट में आ जाती है, ठीक है। आलमंड हो गए, कैश्यू नट हो गए, ये ड्राई में आ जाते हैं बिकॉज इनके अंदर मॉइस्चर नहीं होता, ठीक है। और जो ये आलमंड है बेसिकली वो तो सीड है, बट बहुत सारे ऐसे फ्रूट हैं जो ड्राई नेचर के होते हैं, तो इसमें आप सिंपल ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड को याद रखना। बहुत सारे फ्रूट ऐसे हैं जिनके पास अपने अलग अलग मैकेनिज्म है अपने सीड को डिस्पर्स करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, फ्रूट वॉल जो है, जो ओवरी वॉल है, इसका मेन फंक्शन है यंग सीड को प्रोटेक्ट करके रखना जब तक वो फुल मेच्योरिटी गेन नहीं करता, और ये एक तरह की एजेंसी की तरह एक्ट करते हैं ताकि ये सीड को डिस्पर्स कर सके। लाइक जैसे जो फ्रूट खाने लायक है, टेस्टी होते हैं, जूसी होते हैं, तो एनिमल्स हो गए या ह्यूमन होंगे, वो उन्हें खाएंगे और सीड को इधर उधर डिस्पर्स कर देंगे। बाय हम कह सकते हैं बाई चांस होता है, इंटेंशनली नहीं होता।
तो इस टॉपिक को समझते हुए आप ये याद कर सकते हो कि जो फ्रूट है कितने टाइप के आपने लोअर क्लासेस में स्टडी किए हैं और अलग अलग डिस्पर्सल मैकेनिज्म होते हैं जिसके थ्रू सीड जो है एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो सकता है। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें जो फ्रूट डेवलप होता है वो ओवरी से होता है और बाकी जो फ्लावर के हिस्से हैं जिसे हम फ्लोरल पार्ट्स कहते हैं ये डिजनरेट हो जाएंगे, फॉल ऑफ हो जाएंगे। बिकॉज जो फ्लावर का मेन मकसद था, मेन मोटिव था, वो था पॉलिनेशन को सपोर्ट करना, सेक्सुअल प्रोडक्शन प्रोसेस को परफॉर्म करने में हेल्प करना। अब फर्टिलाइजेशन हो चुकी है तो उसके बाद जितने भी हिस्से जो आगे फर्दर किसी भी काम में नहीं आने वाले, फ्लोरल पार्ट जैसे सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, वो डिजनरेट हो जाएंगे, विदर ऑफ हो जाएंगे या गिर जाएंगे। बट कुछ स्पीशीज में ऐसा देखा गया है जैसे कि एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी है, कैश्यू है, इसमें ओवरी के बजाय कुछ ऐसे हिस्से पार्टिसिपेट करते हैं फ्रूट फॉर्मेशन में जो कि ओवरी नहीं है या फ्लावर का हिस्सा हम उसे कह सकते हैं। जैसे थैलमस की बात करें, अब थैलमस वो एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फ्लावर के नीचे लगा होता है। ये वो हिस्सा है जो अगर फ्रूट बनाने में हेल्प करे तो ऐसे टाइप के फ्रूट को हम फॉल्स फ्रूट कहेंगे क्योंकि ये ओवरी से नहीं बना हुआ। एंड ट्रू फ्रूट उन्हें कहा जाएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओवरी बनती, ओवरी आगे फर्टिलाइज होती है और आगे जाके फ्रूट को फॉर्म करती है। तो यहाँ पे दो टाइप आ जाती है फ्रूट की ऑन द बेसिस फ्रॉम वेयर इट फॉर्म। वन फॉल्स फ्रूट हो गए जो कि थैलमस से बने हैं अदर देन ओवरी, एंड ट्रू फ्रूट कहा जाता है जो सिर्फ ओवरी से बनता है। तो दोनों में डिफरेंस आपने याद रखना है। और एक इसमें एक और एक्सेप्शन ये बताई गई है कि कुछ ऐसे भी स्पीशीज देखे गए हैं जिनमें जो फ्रूट बनता है वो फर्टिलाइजेशन के बगैर बनता है। तो ये एक यूनिक फीचर है कुछ प्लांट में जिनमें फर्टिलाइजेशन के अलावा फर्टिलाइजेशन हुई नहीं फिर भी फ्रूट बना है। तो ऐसे फ्रूट्स को हम कहेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ये फ्रूट और नॉर्मल फ्रूट में सिर्फ इतना डिफरेंस हम देख सकते हैं, बता सकते हैं कि दे आर नॉट फॉर्म्ड बाय फर्टिलाइजेशन। कोई भी फ्लावर का हिस्सा जो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए। पार्थिनोकार्पिक या हम एक तरह से मान सकते हैं कि ये एक्चुअल फ्रूट नहीं होते। इसमें बनाना एक एग्जाम्पल है कॉमन जो आप याद रख सकते हो। पार्थिनोकार्पी एक ऐसा फिनोमिना है या ऐसा प्रोसेस कह सकते हैं बेसिकली जो कि हम प्लांट्स में इंड्यूस कर सकते हैं आर्टिफिशियली विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। क्लास +1 में आपने इस टॉपिक से रिलेटेड समझा होगा। बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन हैं जैसे ऑक्सिन है जो हम प्लांट्स को आर्टिफिशियली दे सकते हैं जिससे उनके अंदर पार्थिनोकार्पी इंड्यूस हो सकती है। और ये फ्रूट ऐसे होंगे जिनमें सीड्स नहीं बनेंगे क्योंकि सीड बनने के लिए प्रॉपर फर्टिलाइजेशन होनी ज़रूरी थी। अब यहाँ पे फ्रूट तो बन गया बट फर्टिलाइजेशन हुई नहीं है, ओव्यूल आगे फर्टिलाइज ही नहीं हुए, तो इस केस में ये फ्रूट जो होंगे वो सीडलेस होंगे। सीड्स जो हैं और भी बहुत सारे एडवांटेजेस जो होते हैं इसके एंजियोस्पर्म के लिए होंगे। एक तो है कि ये आगे न्यू जनरेशन को फॉर्म करें, ठीक है, और आगे डिस्कस करते हैं और क्या एडवांटेज हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है, फर्स्टली सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। पहली बात तो ये है कि ये कैसा प्रोसेस है जिसमें पॉलिनेशन में सिर्फ वाटर, पॉलिनेशन के केस में वाटर की ज़रूरत होती है और फर्टिलाइजेशन में तो इस तरह की एजेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आगे फर्दर ओव्यूल के अंदर होगा। तो कई सारे ऐसे स्टेप्स देखने को मिल जाएंगे जहाँ सीड फॉर्मेशन जो है वो कुछ स्टेजेस में डिपेंडेड है लाइक पॉलिनेशन में और कुछ केसेस में डिपेंडेबल नहीं है। कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनमें अडेप्टेशन बहुत अच्छी तरह की, अच्छी टाइप की हम कह सकते हैं, ऐसी अडेप्टेशन जिसमें वो बहुत इजीली न्यू एनवायरनमेंट में सेटल डाउन हो सकता है और नए ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म कर सकता है। सीड में अडेप्टेशन कैसी है? फर्स्ट ऑफ ऑल सीड जो है वो नेचुरल तरीके से ड्राई हो जाते हैं। इनके अंदर जो ड्राई वेट बहुत ज़्यादा होता है, वाटर कंटेंट काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि सीड अपने एक डॉर्मेंट पीरियड में एंटर हो जाएंगे।
सेकेंड है कि सीड के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ये उसका एक अडेप्टेशन है, क्योंकि सीड जब भी किसी जगह पर न्यू जगह जा रहा है, कहीं ऐसी मिट्टी में जाएगा जहाँ पे उसे ऑब्वियसली बाहर से तो नरिशमेंट नहीं मिलना है एकदम। सीड को सबसे पहले अपने ही कंटेंट को यूज़ करना होगा, इसीलिए सीड के पास सफिशेंट फूड प्रेजेंट होता है, ऐसा फूड कंटेंट जो कि जब वो सीड जर्मिनेट करेगा, सीडलिंग्स बनाएगा, तो उन्हें वो नरिश कर सके और इतना उन्हें काबिल बना सके, कैपेबल बना सके कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करना शुरू कर दे। हार्ड सीड कोट क्या कर रहा है, वो एक कोटिंग की तरह एक आउटर मोस्ट लेयर है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी यंग एम्ब्रो को। और क्योंकि ये सेक्सुअल प्रोडक्शन का प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली न्यू कॉम्बिनेशंस इसमें देखने को मिल जाएंगे, जिसके कारण वेरिएशंस आएंगे। और ये वेरिएशन, हमें पता है कि वेरिएशन हमेशा ऑर्गेनिज्म को बेटर बनाती। सीड जो है ये हमारी एग्रीकल्चर का एक बेसिक कह सकते हैं, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक ऐसी रिक्वायरमेंट जिसके बगैर हम आगे फर्दर न्यू क्रॉप को ग्रो नहीं कर सकते, आगे फर्दर एग्रीकल्चर कर ही नहीं सकते। तो डिहाइड्रेशन और डोर्मेंसी मैच्योर सीड की बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर सीड ड्राई नहीं होंगे, इनके अंदर एज वाटर कंटेंट रहेगा, ये अपनी इनएक्टिव स्टेज में नहीं जाएंगे, तो सीड्स तो कभी स्टोर ही नहीं हो पाएंगे। और अगर ये अनफेवरेबल कंडीशन में ही अपना जर्मिनेट होते रहेंगे तो आगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो डोर्मेंसी और डिहाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिससे हम न्यू सीजन, जो नेक्स्ट सीजन आएगा फेवरेबल, उसमें आगे फर्दर उस क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सिंपल सा मैं आंसर मैंने आपको बता ही दिया एक तरीके से। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि अगर सीड ही ना हो या वो अपनी डिहाइड्रेशन डोर्मेंसी में जाएंगे ही नहीं तो वो कभी जर्मिनेट नहीं करेंगे और फ्यूचर में हमारे पास आगे नई क्रॉप या न्यू प्लांट बनेंगे ही नहीं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम समझेंगे, हाउ डू द सीड रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड। कितना टाइम पीरियड सीड लेते हैं वो इनएक्टिव स्टेज में रहने के लिए, जब वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स करते हैं, और कब तक अलाइव रहते हैं। तो सीड्स का जो अलाइव स्टेट है, मतलब एक्टिव स्टेज है, वो वेरी कर सकता है प्लांट टू प्लांट, स्पीशीज टू स्पीशीज। जैसे कि कुछ यहाँ पे स्पीशीज बताए गए हैं जो अपनी वाइबिलिटी को कुछ महीनों के बाद ही ख़त्म कर देते हैं, उनकी वाइबिलिटी सिर्फ कुछ मंथ तक ही रहती है। कुछ ऐसे भी स्पीशीज़ हैं जो सालों तक जिंदा रहते हैं, सेवरल ईयर तक उनकी वाइबिलिटी रहती है, एंड सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर 100 ऑफ ईयर। कई 100 सालों तक भी कई ऐसे सीड है जो सरवाइव कर जाते हैं। देयर आर सेवरल रिकॉर्ड, हमारे पास एक्चुअल में इतना ज़्यादा रिकॉर्ड है जिसमें हम प्रूव कर सकते हैं, हम कह सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं कि यस सीड की जो अलाइव स्टेट है वो उनकी जो लॉन्गेस्ट पीरियड टाइम नोटिस किया गया है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, ओल्डेस्ट इज द डेट ऑफ द ल्यूपीन या ल्यूपिनस अरेक्टिकस, एक ऐसा सीड है जो कि आर्टिक टुंड्रा से हमने वहाँ से ढूंढा था, और ये एक ऐसा सीड है जिसकी जो अगर हम एस्टिमेट किया गया है इनका डोर्मेंसी पीरियड वो है 10,000 साल। इतना ज़्यादा लॉन्ग पीरियड इस सीड ने सरवाइव किया। कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड नोटिस किए गए हैं जहाँ सीड 2000 साल पुराने भी हैं, जैसे कि डेट पाम की एग्जांपल इन्होंने दी गई है। फिनिक्स एक बताया गया है यहाँ पे, जो डिस्कवर हुआ था आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में, जो किंग हेरोड पैलेस में नोटिस किया गया था, जो डेड सी के पास है। तो पॉइंट ये है कि आपने पहले तो ये याद रखना है कि सीड जो है इनकी अडेप्टेशन ऐसी है कि बहुत लॉन्ग टाइम तक अपनी वाइबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक ही ये डोर्मेंसी पीरियड को मेंटेन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनमें
फ्रूट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के सीड्स रखते हैं। जैसे कॉमन जो हम डेली या सीजनल खाते हैं तो उसमें हम बता सकते हैं वाटरमेलन, उसमें बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं, ठीक है। गुआवा में बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं। वाटरमेलन को तो बहुत सारे लोग या गुआवा को इसीलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि सीड्स इतने ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स भी दी गई हैं, जैसे ऑर्किड फ्रूट की बताई गई है। एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें हर एक जो फ्रूट है उसमें बहुत ज़्यादा 1000 अबाउट टाइनी सीड्स होते हैं। सिमिलरली इसी तरह की एग्जांपल बताई गई है और बैंके की और स्ट्रेगा की। तो पॉइंट ये है कि जो फ्रूट्स होते हैं अगर इनमें इतने ज़्यादा सीड्स होंगे, चलो प्लांट के लिए तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, जितने ज़्यादा सीड उतनी ही ज़्यादा चांसेस है कि आगे न्यू जनरेशन आएगी, उतनी ही ज़्यादा उनकी एक तरह से पॉपुलेशन हाई होगी। बट इसका नुकसान ये होता है कि ऐसे फ्रूट्स को प्रेफर नहीं करते, लाइक जैसे मैंने अभी आपको कॉमन बताया गुआवा एंड जो पाइनएप्पल है, इसीलिए सॉरी पाइनएप्पल नहीं वाटरमेलन, जैसे हम इसीलिए प्रेफर नहीं करते बिकॉज इनमें सीड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इन्हें निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डैट इज़ एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रोनी। तो जो अभी मैंने आपको बताया बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें सीड्स होते हैं, तो उनको सीडलेस बनाने की इसमें एक टेक्नोलॉजी बताई गई, एक तरह से टेक्निक बताई गई है, वो हम स्टडी करेंगे। सीड्स जो है ये फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है, ये हमें पता है, ये न्यू जनरेशन को आगे कंटिन्यू रखेगा, ये भी हमें पता है। बट कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं, स्पीशीज़ हैं, जैसे एस्टिलेसी हो गया, ग्रासेस हो गया, इनमें कुछ स्पेशल मैकेनिज्म डेवलप हुआ है बाय नेचुरली इनमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म है जिसके कारण प्लांट्स में सीड्स बनते ही नहीं हैं। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रॉयनी न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रॉयनी जो है, ये जो अभी मैंने आपको टॉपिक समझाया उससे रिलेटेड ही इसमें कुछ पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि सीड्स के बारे में हमें पता है कि सीड्स जो हैं ये फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है। एक फ्लावरिंग प्लांट लाइक जैसे कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं, एस्टिलेसी हो गया या ग्रासेस देखे गए हैं, जिनमें एक स्पेशल मैकेनिज्म इन पौधों में डेवलप हुआ है। इसमें होता क्या है, सीड्स तो बन रहे हैं बट फर्टिलाइजेशन के बगैर बन रहे हैं, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पार्थिनोकार्पी हमने पहले स्टडी किया था, एक ऐसा फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन हुआ। अब यहाँ पे हमने सीड के बारे में भी डिस्कस किया, सीड बन रहे हैं बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, तो ऐसी प्रोसेस को हम कहेंगे एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस जो है, अब सोचने वाली बात है कि एपोमिक्सिस को हम फिर कौन से टाइप की रिप्रोडक्शन कैटेगरी में रखें, क्योंकि हमें पता है सेक्सुअल प्रोडक्शन में तो क्या होता है, सीड बनता है बट वो सेक्सुअल प्रोडक्शन के कारण बनता है, बिकॉज हम सीड को सेक्सुअल प्रोडक्शन का प्रोडक्ट मानते हैं। तो एपोमिक्सिस जो है ये है तो असेक्सुअल प्रोडक्शन की फॉर्म, बट ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, क्योंकि सीड यहाँ पे बन रहा है। एज वी नो कि असेक्सुअल प्रोडक्शन में सीड नहीं बनता, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ जो है वो असेक्सुअल प्रोडक्शन की तरह अपने आप को शो कर रहा है और कुछ जो इसके पॉइंट है वो हमें सेक्सुअल प्रोडक्शन की तरह लग रहे हैं। दैट्स वाई हम इससे कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जो सेक्सुअल प्रोडक्शन को मिमिक करता है, उसकी तरह कॉपी कर रहा है, उसकी तरह अपने आप को दिखा रहा है। बहुत सारे तरीके हैं एपोमेक्टिक सीड्स को डेवलप करने के। कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है, जो डिप्लॉयड सेल है, देखो अब डिप्लॉयड सेल है, इसमें मियोसिस नहीं हुई, रिडक्शन डिवीजन ही नहीं हुई, और अगर ये डायरेक्टली एम्ब्रो बना ले तो सिंपल सी बात है, इसे फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं रही, इसे नेक्स्ट गैमेट या जो पार्टनर गैमेट है उसकी ज़रूरत ही नहीं रही। तो ऐसी जो प्रोसेस हैं सिट्रस या कुछ मैंगो स्पीशीज़ में नोटिस किए गए, जिनमें सीड तो बना बट डायरेक्टली डेवलप हुआ है। एपोमिक्सिस में होता क्या है, देखो जब ओव्यूल हमने डिस्कस किया था, हमने न्यूसेलस के बारे में स्टडी किया था। तो न्यूसेलस जो है, जो एम्ब्रोसेक के सराउंडिंग सेल्स होते हैं, ये अपने आप ही डिवाइड करना शुरू कर जाते हैं और एम्ब्रोसेक बनाते हैं और एट लास्ट में एम्ब्रोस बनाते हैं।
तो ऐसी स्पीशीज़ में बहुत सारे एम्ब्रोज बनते हैं। एम्ब्रोज जब बहुत ज़्यादा बनेंगे तो हम इसे मोर देन वन एम्ब्रो कंडीशन कहेंगे, या हम कह सकते हैं कि ये पॉलीएम्ब्रॉयनी हुई, जहाँ पर नंबर ऑफ एम्ब्रोज की फॉर्मेशन हो रही है। तो आपने याद रखना है, एपोमिक्सिस एक ऐसा प्रोसेस जो बना है जो सीड जिसमें बने हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म, बट मिमिक करा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। पॉलीएम्ब्रॉयनी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एम्ब्रोसेक के जो सराउंडिंग्स में जो न्यूसेलर सेल हैं वो क्या कर रहे हैं, वो डिवाइड करते रहते हैं, और जिसके कारण एक एम्ब्रो के बजाय बहुत सारे ओव्यूल बन जाते हैं। इस कंडीशन को हम कहेंगे पॉलीएम्ब्रॉयनी। कॉमन एग्जाम्पल आप इसकी ऑरेंज समझ सकते हो, ऑरेंज याद रखना, इसमें नंबर ऑफ एम्ब्रोस हमें देखने को मिल जाएंगे। और कई बार क्या होता है, जो एम्ब्रो या जो सीड होते हैं उनका साइज भी लिटिल बिट वेरी कर सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया इस टॉपिक के बाद, व्हाट वुड बी द जेनेटिक नेचर ऑफ एपोमिक्टिक एम्ब्रोस। जेनेटिक नेचर क्या होगा एपोमिक्टिक एम्ब्रोस का, वो होगा डिप्लॉयड ही, बट यहाँ पे सेकेंड जो गैमेट है वो यूज़ ही नहीं हुआ, तो ये अपनी ही पेरेंट की सच कॉपी होगी। यस, हम इन्हें क्लोन कह सकते हैं, क्योंकि ये असेक्सुअल प्रोडक्शन की ही एक टाइप है, ये सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड गैमेट यूज़ ही नहीं हुआ। तो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड वो डिस्कस करने वाले हैं, हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सैफरल आर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड। आपने कॉमनली सुना होगा, लाइक हम मार्केट से कुछ लेके आते हैं और कहते हैं जी ये वाला फ्रूट या ये वाला जो वेजिटेबल है ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड और नॉर्मल जो फ्रूट होते हैं इनमें लिटिल बिट डिफरेंस देखने को मिल जाता है। जैसे अगर मैं सिंपल टोमेटोज़ की बात करूँ, अगर आप हाइब्रिड टोमेटोज़ को देखो तो वो बहुत ज़्यादा रेड ब्लड कलर के लगेंगे, उनके जो छिलके होते हैं वो मोटे होते हैं, ठीक है, थिक होंगे एक तरह से। टोमेटोज़ को हाइब्रिड करने का या उन प्लांट को हाइब्रिड करने का रीज़न ये था कि टोमेटोज़ को जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है, क्योंकि छिलके जब इनके पतले होते तो वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत प्रॉब्लम आती थी। इसीलिए टोमेटोज़ की हाइब्रिड वैरायटी बनाई गई, जिसके कारण ये फ्रूट जो है, जिन्हें हम बायोलॉजिकली इसे फ्रूट ही कहेंगे, वैसे वेजिटेबल में काउंट करते हैं हम इसे, तो ये बहुत ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। हाइब्रिड आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्योंकि हाइब्रिड बनाने से हमें बेनिफिट ये हो जाता है कि हमें लॉन्ग लास्टिंग कलरफुल जैसी हम नीड चाहते हैं वैसा हमें फ्रूट या वेजिटेबल मिलता है। बट हाइब्रिड वैरायटी की एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं इन्हें हर साल बनाने की ज़रूरत होती है। अगर हम हाइब्रिड प्लांट के सीड को आगे फर्दर चाहो कि इसे हम आगे फर्दर न्यू जनरेशन उसकी बनाएंगे, तो वो उस लेवल की जनरेशन, हमें उस लेवल की पॉपुलेशन नहीं मिलेगी, ना ही वो इतना वाइबल होते। इफ़ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड आर सोन, द प्लांट्स इन प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन इट्स हाइब्रिड कैरेक्टर। नेक्स्ट इसका एक और डिसएडवांटेज बताया गया है कि हाइब्रिड जब हमने नॉर्मली ग्रो कर दिए तो जो हाइब्रिड जिस कारण से उन्हें बनाया गया था, उन्हें डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स उनके बनाए गए थे, वो सेग्रीगेट हो जाएंगे, वो एक तरह से मिक्सअप हो जाएंगे, और उसके जो मेन कैरेक्टर थे वो धीरे धीरे लॉस हो जाएगी, क्योंकि वेरिएशन आनी शुरू हो जाएगी। प्रोडक्शन हाइब्रिड सीड की हर साल बनानी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है, ये एक्सपेंसिव हो जाएगी फार्मर्स के लिए, तो ये भी डिसएडवांटेज आ गई। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि अगर हम हाइब्रिड जो प्लांट बना रहे हैं वो एपोमिक्टिक्स बनाएं। इफ़ दीज hybrids are made into apomictics, there is no segregation of character in the hybrid progeny। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिकॉज हमें एपोमिक्सिस के बारे में पता है। अगर ऐसे प्लांट हमारे पास हो जो एपोमिक्सिस परफॉर्म करें और जिसमें कैरेक्टर सेग्रीगेट है ना, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर में जो हाइब्रिड कैरेक्टर जो हमें चाहिए थे प्लांट के वो ऐसा रहेंगे, वेरिएशन नहीं आएगी, और हमारा जो खर्चा हो रहा था उन्हें हर साल खरीदने का वो भी नहीं होगा। बिकॉज ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixis।
तो एपोमिक्सिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये हमें आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो इसीलिए बहुत इस पे रिसर्च चलती रहती है कि हम किस तरह से इस प्रोसेस के मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। और हाइब्रिड वैरायटी जो है उसमें ये एपोमेक्टिक जीन्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे आगे फ्यूचर में हमें बार बार हर साल हाइब्रिड सीड बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। हाइब्रिड वैरायटी के कैरेक्टर एज सच ही रिस्टोर रहेंगे। तो ये था इस चैप्टर का फाइनल टॉपिक। आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। चलो फिर नेक्स्ट हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।